एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का यूपी पीएससी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम घटना चक्र की जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स की दृष्टि, उसके साथ डील कर रहे हैं और अब तक हम 71 पेज इसके कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए 72 नंबर के पेज को स्टार्ट करते हैं। और इस पेज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो न्यूज है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 आई है। तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है, इसकी कुछ हेडिंग तो कुछ इस तरह से है कि इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। तो इसकी काफ़ी सारी फाइंडिंग्स है। उसमें से एक जो की फाइंडिंग है वो ये है कि इंडिया ने एक पोजीशन ऊपर इंडिया आ गया है एफडीआई का जो रिसिपिएंट होते हैं उनके अंदर। और एफडीआई जो इंडिया के अंदर आता है, वर्ल्ड वाइड एफडीआई को यदि हम कंपेयर करें जो कंट्रीज में आता है, तो उसमें इंडिया 7वें नंबर पे आता है। ठीक है। और वर्ल्ड जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 है, ये तो 9 जून 2022 को रिलीज की गई। किसने रिलीज किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इसको रिलीज किया है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ध्यान रखना है। और इस रिपोर्ट के अंदर फोकस किस बात पे किया जाता है, क्या बताने की कोशिश की जाती है? तो जो ट्रेंड्स हैं एफडीआई के अंदर वर्ल्ड वाइड, रीजनल और कंट्री वाइज, उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। अब जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई सिंगापुर 27.01 और यूएसए 17.94% के साथ ऐसी दो कंट्रीज हैं, टॉप सोर्सिंग कंट्रीज हैं, जहाँ से कि इंडिया के अंदर एफडीआई आता है। सिंगापुर देन यूएसए, ध्यान रखना है आपको। फिर इनको फॉलो किया जाता है मॉरिशस, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा। जो इंडिया के अंदर एफडीआई आ रहा है उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ध्यान रखना है आपको ना। एंड ग्लोबल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2021 के अंदर, वो कितना रहा है? 1.58 ट्रिलियन डॉलर। ट्रेंड ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो थोड़ा और देखते हैं। तो इंडिया हैज इम्प्रूव वन पोजीशन, 7th अमॉन्ग द 20 होस्ट, मतलब जो होस्ट इकोनॉमीज है ना, उसके अंदर इंडिया 7वें नंबर पे आ चुका है। कर्नाटका के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, जो ये दो स्टेट्स हैं, वो टॉप 2 स्टेट्स हैं एफडीआई को रिसीव करने के अंदर, ध्यान रखना है आपको। और जो टॉप 5 सेक्टर्स है जहाँ पे कि हाईएस्ट एफडीआई आया है 2021-22 के अंदर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के अंदर काफ़ी एफडीआई आया है, सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी एफडीआई आया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काफ़ी आया है, ट्रेडिंग में और कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का जो हमारा टॉपिक आ चुका है, जिसमें कि इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करेंगे। तो जो फिनलैंड है, उन्होंने ज्वाइन किया है नेटो को। तो फिनलैंड बिकेम नेटो न्यूएस्ट मेंबर। 4 अप्रैल 2023 को ज्वाइन कर लिया है फिनलैंड ने नेटो को, और ये न्यूएस्ट मेंबर बन गया है एक तरह से नेटो का। अपॉन डिपॉजिटिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विद द यूनाइटेड स्टेट्स एट नेटो हेडक्वार्टर इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में है नेटो का हेडक्वार्टर, ठीक है, और फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। नेटो अलाइज साइंड फिनलैंड्स accession protocol on 5 July 2022, after which all 30 नेशनल पार्लियामेंट्स वोटेड टू रेटिफाई, और जो कंट्री है उसको मेंबरशिप दी गई है यहाँ पे। नेटो की यदि हम बात करें, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसको क्या बोला जाता है? नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 31 देशों के बीच में, जिसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। नेटो जो होता है उसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, वाइल नेटोस मिलिट्री हेडक्वार्टर जो है वो मोन्स बेल्जियम के अंदर है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम और तो इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपको पता चली गया, और मिलिट्री हेडक्वार्टर का भी आपको पता चल गया। 1949 के अंदर 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और जो फाउंडिंग मेंबर्स है उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंस देन, तब से लेके अब तक 19 मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया है, और रिसेंटली सबसे लास्ट में ज्वाइन करने वाला फिनलैंड है 2023 के अंदर। ये जरूरी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले नॉर्थ मैकडोनिया ने ज्वाइन किया था, ध्यान रखना है, 2020 के अंदर। इन एडिशन नेटो करंटली रिकॉग्नाइज द बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, हर्जेगोविना, बॉस्निया, जॉर्जिया, यूक्रेन एज एस्पायरिंग मेंबर्स। तो इनको एस्पायरिंग मेंबर के तौर पे देखा जाता है अभी। अभी देखते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये क्या है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव? तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वाज ब्लॉक्ड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की इन जुलाई 2022। तो जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर जेसीसी फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टू अलाउ शिप्स टू सेफली एक्सपोर्ट ग्रेन, अदर फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग अमोनिया फ्रॉम यूक्रेन वाया ए मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। तो जीसीसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 27 जुलाई 2022 इन इस्तांबुल। ओके, ध्यान रखना है, इन इस्तांबुल। और आगे देखते हैं जीसीसी कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूक्रेन, रशिया, टर्की एंड यूनाइटेड नेशंस। The initiative specifically allows for commercial and food fertilizer जो होता है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 की यूक्रेनियन पोर्ट्स इन द ब्लैक सी। तो ये जो पोर्ट्स है ना, इनका भी ध्यान रखना है आपको। ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन के पोर्ट्स है, ओडेसा का भी इनका नाम आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पोर्ट्स है ओडेसा, क्रोनोमोर्स्क एंड ये जो
यूजुहनी या फिर पिवडेनी जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। अब देखते हैं, रशिया सस्पेंड स्टार्ट द लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। तो सस्पेंड कर दिया रशिया ने स्टार्ट को सॉरी, ये जो है ना, रशिया सस्पेंड स्टार्ट, ठीक है, तो स्टार्ट को सस्पेंड कर दिया रशिया ने, जो लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी थी उसको, है ना। तो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है नेशन को February 21, 2023 में दैट रशिया इज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट। ओके, द लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रहा था न्यू स्टार्ट की, हम बात करें तो नेम स्टार्ट कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल, जो इसकी फुल फॉर्म है वो स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नॉन एज स्टार्ट 1, है ना। तो विच वाज साइन बिटवीन द यूएस एंड द अर्तवाइल यूएसएसआर के बीच में 1991 में ये ट्रीटी साइन की गई थी, और 1994 में ये अस्तित्व में आई थी, या फोर्स के अंदर आई थी, अस्तित्व में नहीं फोर्स के अंदर आई थी, ध्यान रखना आपको ना, ठीक है से। एंड स्टार्ट 1 जो है विच कैप्ट द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स रख सकता है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBM है वो ईस्ट साइड जो रख सकती है वो 6000 और 1600 है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये लैप्स हो जाती है 2009 के अंदर। ये ट्रीटी वाज रिप्लेस फर्स्ट बाई, तो इसको सबसे पहले तो रिप्लेस किया गया SORT के द्वारा, जो कि क्या था, जिसकी फुल फॉर्म थी स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ मॉस्को, एंड फिर इसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रिप्लेस किया गया। तो न्यू स्टार्ट ऑफिशियल इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक तरह से ऑफिशियली दी ट्रीटी बिटवीन, ओके, न्यू स्टार्ट फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पे, न्यू स्टार्ट के बारे में बताया गया है कि ऑफिशियली द ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर द फर्दर डिरेक्शन एंड लिटिगेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स एंटर इनटू द फोर्स। तो ये कब आती है फोर्स के अंदर, 5 फरवरी 2011 को ये फोर्स के अंदर आती है ना। और काफ़ी सारे न्यू वेरीफेबल लिमिट्स ऑन द इंटरकंटिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर रखी गई थी इसमें। अब देखते हैं हम एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA। तो एशियन पाम ऑयल अलायंस को देखते हैं। तो रिसेंटली अपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन फ्रॉम 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज इन एशिया तो हैव कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम टू फॉर्म एन अलायंस। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया है, ये लॉन्च किया गया 21 सितंबर 2022 को, और जो लॉन्च हुआ है ये किस समिट के अंदर हुआ है, ग्लोब ऑयल समिट के अंदर। और जो ग्लोबल समिट जो हुई है वो आगरा के अंदर हुई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ग्लोबल समिट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एडिबल ऑयल्स एंड एग्री ट्रेड कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन एंड अवार्ड्स। तो APOA इज एन ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर पाम ऑयल जो इंपोर्टिंग कंट्री है ना एशिया के अंदर, उनका ये एक एसोसिएशन है, आपको ध्यान रखना है ना। एंड 5 कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है। इसकी नेक्स्ट मीटिंग रहेगी वो इंडोनेशिया में 2023 में होनी है ना, ये संभावित है। आगे देखते हैं स्टॉकहोम +50। तो जून 2022 मार्क द 50 ईयर्स सिंस द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट टुक प्लेस। तो आपको पता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी 1972 में हुई थी। इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने जाके इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन भी किया था। वहाँ से लौटने के बाद ही बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, तो उसको 50 साल एक तरह से हो गए हैं, तो इसको स्टॉकहोम 50 बोला गया है। तो ये है यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल कॉन्फ्रेंस है, 2 से 3 जून 2 और 3 जून 2022 को हुई है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर हुई है। इसकी को होस्ट जो किया गया है उसको स्वीडन और केन्या के द्वारा किया गया है। इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट वीक जो है वो 30 मई से 5 जून तक रखा गया है, ध्यान रखना है आपको 2022 के अंदर। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग यदि बात करें तो थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, ठीक है सॉरी। तो ये बेसिकली इसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या रखी गई है, एक से तरह से आप थीम बोल सकते हो, आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ, है ना। जो इसका एम है टू कंट्रीब्यूट टू एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट लीड्स टू सस्टेनेबल एंड ग्रीन इकोनॉमीज फॉर मोर जॉब्स, हेल्दी प्लेनेट हो पाए, ये सब चीज़ें यहाँ पे है काइंड ऑफ, है ना। अब देखते हैं सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस इज हेल्ड अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 6 ईयर। तो हर 6 साल में एक बार है ना वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हो जाती है। तो फर्स्ट कांग्रेस जो हुई थी वो 1926 में इटली में हुई थी। और फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो हेल्प करता है होस्ट कंट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, कांग्रेस सिंस 1954। कांग्रेस इज ए फॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ द व्यूज एंड एक्सपीरियंसेज ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री एट नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। इन दिस सीक्वेंस रिसेंटली जो है 15वें नंबर की वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है वो हुई है। तो इसको होस्ट किसने किया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, को ऑर्गेनाइज बाई FAO, सियोल साउथ कोरिया के अंदर ये हुई है। थीम फॉर 2022 क्या था, बिल्ड ए ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट्स। कांग्रेस अडॉप्टेड, सियोल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे। और आगे बताया गया है कि डिक्लेरेशन वाज साइंड बाई 141
पार्टिसिपेंट कंट्रीज, तो 141 पार्टिसिपेंट कंट्रीज के द्वारा डिक्लेरेशन को साइन किया गया है। हम न्यूज इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। न्यूज इन शॉर्ट्स यदि हम देखने के लिए जाएं तो यूके ने साइन किया है CPTPP। क्या साइन किया है? यूके ने साइन किया है CPTPP। तो ये क्या होता है? तो यूके ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो CPTPP को थोड़ा और देखें तो जो कॉम्प्रिहेंसिव, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव जो एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इज ए ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दी 11 नेशंस। इसमें नेशंस के नाम वगैरह बताए गए हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम जो है वो आते हैं, है ना। और इट सक्सीडेड द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स विथड्रू फ्रॉम, मतलब तो फॉर्मर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने विड्रू कर लिया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। अब आगे देखते हैं इंडिया मंगोलिया का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसके रिगार्डिंग क्या बताया गया है। तो 11th मीटिंग, न्यूज़ इन शॉर्ट है ये, है ना, मतलब न्यूज़ इन शॉर्ट्स मतलब छोटी छोटी खबरों को बताया गया है। तो यहाँ पे इंडिया और मंगोलिया जो है उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है, तो 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप वाज हेल्ड ऑन 10 फरवरी 2023 इन न्यू दिल्ली। अब देखते हैं स्वीडन इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन कैंपेन। तो रिसेंटली स्वीडिश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन कैंपेन टू रिड्यूस नंबर ऑफ द माइग्रेंट्स टू दी कंट्री। अब देखते हैं 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। तो बिटवीन 6 to 9 दिसंबर 2022 17th एशिया पैसिफिक जो रीजनल मीटिंग APRM हुई है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर हुई है। ILO के बारे में देखना चाहें तो ILO जो है इट इज ओनली ट्राई पार्ट राइट है ना, ट्राई पार्ट राइट जो एकमात्र ये ट्राई पार्ट राइट एक तरीके की एजेंसी है UN की, और 1919 से है ये। इसको 1919 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर जिनेवा में 187 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर है। और अभी इसके जो जनरल हैं वो हैं गिलबर्ट F हांगबो। ओके, तो ये देख लेना आपको। अब देखते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, फूड प्राइसेज आर लाइकली टू एक्सीड, और जो प्री रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस के टाइम पे जो फूड की जो एक्चुअली में प्राइसेस थी वो आर लाइकली टू एक्सीड देयर प्री रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस लेवल एटलीस्ट थ्रू द एंड ऑफ 2024 तक, है ना। एंड इन दिस वीक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स हैज बीन स्टार्टेड। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का वो है टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द फूड स्टॉक्स टू कंट्रीज अफेक्टेड बाई फूड इनस्टेबिलिटी। अब देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है डेट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड असेट मैनेजमेंट सर्विस टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसको 1956 में एस्टेब्लिश किया गया है एज ए प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर आर्म के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इट इज़ ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है आप। अब नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं जो कि है सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। इसके बारे में बात करते हैं आप। बिम्स्टेक जो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है 2022 में सेकेंड नंबर की, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो नवंबर 10 2022 को इंडिया ने होस्ट की है सेकेंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग है उसको। जस्ट ए मिनट। तो आपको पता है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह इन सब लोगों ने मीटिंग में पार्ट लिया है। PM की जो विजिट हुई है नेपाल में उसको देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने विजिट की है ऑफिशियल विजिट टू लुम्बिनी नेपाल ऑन 16 मई 2022 को, ओवरलैपिंग विद द मोमेंटस ओकेशन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन का ये रहा था उनकी जो विजिट है वो। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ टू कंट्रीज सेलिब्रेटेड 2566 बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन, है ना। और PM मोदी ने परफॉर्म किया फाउंडेशन शिलान्यास सेरेमनी टू लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन का जो है उन्होंने एक्चुअली में शिलान्यास किया है। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी। तो मोनेस्टिक जॉन है ये यहाँ पे, और लुम्बिनी के अंदर जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर
बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इन लुम्बिनी का एक तरह से कंस्ट्रक्शन का इनका कंस्ट्रक्शन का शिलान्यास इन्होंने किया है। इंडिया हैज ऑफर टू सेटअप द सैटेलाइट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कहाँ पे, रूपनदेही। रूपनदेही के अंदर इंडिया ने बोला है कि वो सैटेलाइट कैंपस जो है ओपन करेंगे आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। आगे देखते हैं यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टुवर्ड्स 2025। तो यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन 2025 की तरफ क्या है, 4 मई 2022 को लॉन्च हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया है। फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव एक्शन बाय नियरली 30 यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और इसका जो पर्पज़ है वो अचीव करना है मैसिव प्लेज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस द टाइम ऑफ हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी लास्ट सितंबर। आगे देखते हैं 7th इंडिया कनाडा जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। तो 19 मई 2022 को ये मीटिंग हुई है, एक तरीके से ओटावा कनाडा के अंदर ये हुई है। जॉइंट कमेटी मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय, तो इसको डेविड मॉरिसन जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के हैं, और प्रोफेसर श्रीवरी चंद्रशेखर सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो उन लोगों ने इसको एक तरह से को चेयर किया है, और इसके बारे में हमने पहले भी देखा था। अब देखते हैं गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। तो अबाउट गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट की बात की जाए तो 21 जून 2022 को ये पब्लिश की गई है, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। एंड एज पर रिपोर्ट इंडिया इज 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग इन ईयर 2021। चाइना की रैंक है वो फर्स्ट है, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं दी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी AICE। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास पार्टनर किया है इसने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू लॉन्च ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दोनों ने मिलकर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करने के लिए इसको लॉन्च किया है, ऑस्ट्रिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी। वर्चुअल सेंटर वाज फॉर्मली लॉन्च ड्यूरिंग द IIT मद्रास एनर्जी समिट 2022 इन चेन्नई इन दिसंबर 2022। अब देखते हैं स्पेन पास द यूरोप्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप के अंदर स्पेन ने पास कर दिया है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पेड लीव लॉ। तो स्पेनिश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है लॉ ग्रांटिंग पेड मेडिकल लीव टू वुमेन सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन। एंड आगे बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल एनी यूरोपियन कंट्री के अंदर ऐसा है, सच फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन ए हैंडफुल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। तो मतलब फर्स्ट कंट्री है यूरोप के अंदर जिसने ऐसा किया है। ये जो फैसिलिटी है कुछ कंट्रीज में, हैंडफुल कंट्रीज में लाइक जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया में अवेलेबल है। अब देखते हैं EU formally bans gas diesel car sales from 2035. So in a move to boost the transition to electric vehicles, the European Parliament has approved the law to ban the sale of new gas diesel cars in EU starting in 2035। ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं नियोम। सऊदी का फ्यूचर मेगा सिटी है नियोम। तो नियोम इज प्लान्ड स्मार्ट सिटी इन तबुक प्रोविंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न सऊदी अरबिया। The site is north of the Red Sea, east of the Egypt, across the Gulf of Aqaba and south of the Jordan। तो पूरा जो सिटी का एरिया बताया गया वो इतना बताया गया 26,500 किलोमीटर स्क्वायर एंड 33 टाइम्स साइज ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी का 33 गुना बड़ी साइज है। तो नियोम के बारे में ध्यान रखना है। नियोम सऊदी अरबिया के अंदर मेगा सिटी बनेगी, फ्यूचर मेगा सिटी। आगे देखते हैं UAE होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो UAE ने फर्स्ट I2U2 के बारे में हमने पहले भी काफ़ी देखा है, पढ़ा है कि क्या है I2U2। तो I2U2 की फर्स्ट जो काइंड ऑफ वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग थी ये, बेसिकली वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी एंड काइंड ऑफ वर्चुअल नहीं है, कहीं भी वर्चुअल नहीं लिखा हुआ है। I2U2 जो है अबू धाबी में 21 से 22 फरवरी 2023 को इसको होस्ट किया गया UAE के द्वारा। एंड द फोरम वाज अटेंडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रोनेन लेवी एंड इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस सेक्रेटरी दम्मू रवि। तो इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, आपको देख लेना है। अब देखते हैं साइक्लोन क्या नाम है इसका, जेब्रिल्ले को देखते हैं। सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन जेब्रिल्ले वाज ए सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट डिवास्टेड द नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को डिवास्ट कर दिया इस पर्टिकुलर साइक्लोन ने, जिसका नाम है साइक्लोन गैब्रिल्ले, है ना। इस साइक्लोन का नाम है गैब्रिल्ले। यदि मैंने कुछ और प्रोनाउंसिएशन इसका किया हो तो सॉरी फॉर दैट। गैब्रिल्ले जो है इस साइक्लोन का नाम है। एंड अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ दी, तो कहाँ के पार्ट्स को अफेक्ट किया है, तो इसने एक तो वनुआतू एंड ऑस्ट्रेलिया, तो वनुआतू और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स को भी काफ़ी इम्पेक्ट किया है इसने, ना।
आगे देखते हैं फर्दर। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो इंडिया हैज जॉइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट लॉन्च बाय यूएस एंड यूएई with aim to accelerate the investment and support for the climate smart agriculture and food system innovation, the state department said here and the agriculture innovation mission for climate was launched by the two nations in November 2021। तो ये जो दो देश थे उन्होंने नवंबर 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया था, किसने? यूएस और यूएई ने मिलकर। आगे देखते हैं कनाडाज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो क्या है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कनाडा की? तो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मीट विद एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ऑन February 6, 2023 और इंडिया कनाडा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए मिले हैं लोग दिल्ली के अंदर। एंड इंडिया वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ द कनाडा और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी गिवन द शेयर विजन ऑफ ए फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो ये विजन प्रोवाइड किया गया है कनाडा के द्वारा भी। तो आगे देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, इसके बारे में यदि बात करें तो एवरी ईयर द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज हेल्ड इन दुबई। तो हर साल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती है। एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 वाज हेल्ड फ्रॉम 13 to 15 February 2003 अंडर द थीम ऑफ शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो आपको इसकी थीम ध्यान रखनी है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई है रिसेंटली 13 से 15 फरवरी 2023 को यूएई के अंदर, थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। जो समिट है वो ब्रिंग करती है ग्लोबल थॉट लीडर्स को, ग्लोबल एक्सपर्ट डिसीजन मेकर्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड टू शेयर दी एंड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ टूल्स पॉलिसीज एंड मॉडल्स ना। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वाज हेल्ड इन 2013। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी वो 2013 में हुई थी। अब देखते हैं REAIM री एम 2023 ये क्या है। 15-16 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड ने होस्ट किया था फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी फुल फॉर्म है इसकी जो लिखा हुआ है इन द मिलिट्री डोमेन REAM 2023 है ना। तो यहाँ पे मिलिट्री डोमेन जो है REAM 2023 का, उसके अंदर फुल फॉर्म मत मानो इसको, आप काइंड ऑफ इसको आप बोल सकते हो जस्ट ए रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, आपको इसको ध्यान रखना है। The summit approved a platform for all stakeholders to discuss the key opportunities, challenges, and the risks associated with the military applications of AI. The event was co-hosted by Republic of Korea के द्वारा co-host किया गया इवेंट को and took place at the World Forum in the Hague, the International City of Peace and Justice। अब देखते हैं इंडिया और डेनमार्क कॉपरेशन के बारे में देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्सप्रेस किया है ड्यूरिंग द इंडियन डेनमार्क पार्टनर फॉर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली दैट इंडिया एंड डेनमार्क कैन together show the world that delivering on ambitious climate and sustainable energy goal is possible। तो ये इंडिया और डेनमार्क कॉपरेशन के अंदर बताया गया है। आगे देखते हैं फर्दर। और जो इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो एज पार्ट ऑफ द न्यू एग्रीमेंट विद इंडिया यूके गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्री किया है किस चीज़ के लिए, टू पार्टिसिपेट इन स्कीम जो कि एम करेगी इंक्रीज मोबिलिटी फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ द यंग पीपल बिटवीन इंडिया और यूके के बीच में जो है यंग पीपल जो है उनका एक इंक्रीज हो, कुल मिला के क्या मोबिलिटी इंक्रीज हो। तो उसके रिगार्डिंग इंडिया यूके प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की गई है ना, ध्यान रखना। तो कभी आ जाता है तो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन है और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। तो यूनियन मिनिस्टर जो श्री अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने लॉन्च किया है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA 28 दिसंबर 2022 को ये दो चीज़ें एक तरह से लॉन्च की गई है। अब देखते हैं AICE ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है वो पार्टनर कर रहा है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ टू लॉन्च ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी को एंड जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो कि काम करेंगे। एंड वर्चुअल सेंटर वाज फॉर्मली लॉन्च ड्यूरिंग द IIT मद्रास एनर्जी समिट 2022 के दौरान वर्चुअल इसका लॉन्च किया गया था, वर्चुअल सेंटर है ना। अब सेवंथ एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में देखते हैं। तो 7th एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और जो कि वर्चुअली 26 अक्टूबर 2022 को रखी गई है मीटिंग। इन दिस मिनिस्ट्रियल मीटिंग द कमिटमेंट टू एशियान इंडिया कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज रीअफर्म्ड। आगे देखते हैं जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। तो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है क्या? ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिट करना, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर शिफ्ट होना एक तरह से। तो केन्या और साउथ अफ्रीका हैव अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इन ए वे दैट इज फेयर एंड इंक्लूसिव एज पॉसिबल टू एवरी वन कंसर्न। तो यहाँ पे जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है ये जो कि केन्या और साउथ अफ्रीका से रिगार्डिंग है। अब देखते हैं बागुटे मेक्स इट्स यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। 30 नवंबर 2022 को बागुटे द स्टेपल फ्रेंच ब्रेड
ठीक है, तो ये स्टेपल फ्रेंच ब्रेड है, ध्यान रखना है बागुटे जो है, तो वाज इंस्क्राइब्ड इनटू द यूएस लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये देख लेना है थोड़ा सा ना। आगे देखते हैं व्हाट इज बागुते। तो बागुते है क्या? बागुते जो लॉन्ग एंड थिन लॉफ मेड ऑफ फ्लोर। तो ये थिन और लॉन्ग लॉफ होता है, मेड ऑफ फ्लोर बनता है, इसमें फ्लोर वाटर सॉल्ट एंड यीस्ट को यूज में लेके बनाया जाता है। इज कंज्यूम्ड एज ए स्टेपल इन फ्रांस। तो ध्यान रखना बागुटे का भी आ जाता है ना वर्ड। तो अब देखते हैं 77th जो सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का, उसके बारे में देख लेते हैं। तो लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कन्वीन्ड इन न्यूयॉर्क फॉर द 77th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली विच ओपनड ऑन September 13, 2022। तो इसमें पार्ट लिया है काफ़ी सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। बताया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ए वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। ओके, आगे देखते हैं इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। तो इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी तो है क्या? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 इन पिट्सबर्ग इन द यूएसए काइंड ऑफ, है ना। So it is developed by co-leads and active inputs from the Brazil, Canada, EC and UK. It was launched alongside the Paris Agreement in 2015. तो इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज को आपको देख लेना है थोड़ा सा। अब देखते हैं यूएसए रेटिफाइज द किगाली अमेंडमेंट। तो September 22, 2022 द यूएस लॉ मेकर्स वोटेड टू रेटिफाई द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यूएस मेकिंग दिस द फर्स्ट टाइम इन 30 years to adopt an international climate treaty. US making this the first time in 30 years to adopt an international climate treaty. The amendment phases down the use of the powerful greenhouse gases called hydrofluorocarbons HFCs को जो यूज है उसको इस पे ऊपर क्या फेज तरीके से डाउन किया जाएगा एंड aligns the existing bipartisan law. US now joins 136 other nations and the European Union in ratifying the amendment. अब देखते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ये क्या है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट? तो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आरबीआई जो एक्चुअल में गवर्नर है, उन्होंने दोबारा से जोर दिया है दैट की कमिटमेंट टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्पीकिंग एट द ग्लोबल फिनटेक, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ पे जोर दिया है बिंग, जो कि ग्लोबल फिनटेक हुआ कहाँ पे? मुंबई में बिटवीन September 22 20 से 22 सितंबर 2022 के अंदर ये हुआ है, मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो GFF जो कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा और जो आपका PCI पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC, तीनों ने मिलकर एक तरह से इसको क्या करवाया है, ऑर्गेनाइज करवाया है। द थीम ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो थी क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव ग्रीन। अब देखते हैं वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। यदि इसकी बात करें तो इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज इन डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया 1 से 15 सितंबर 2022 को कोपनहेगन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है एंड 2022 एडिशन वाज ऑर्गेनाइज इन कोपनहेगन बेस्ड ऑन द थीम वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है। पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज ऑल्सो नोन एज द कॉर्ड London Bridge is down was the funeral plan of the Queen Elizabeth II. The part of the plan for her death at her favorite castle in Scotland was इसको क्यों कॉड नेम दिया गया था? ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं दोनों ऑपरेशंस के नाम आपको। वाराणसी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। तो वाराणसी विल बी द फर्स्ट सिटी इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजन to be granted the rotating title of the Culture and Tourism Capital of SCO under a new mechanism during the India's SCO presidency from September 2022 to September 2023। अब देखते हैं स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल एक एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को 16 से 17 जून 2022 को इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट 30 years ऑफ द एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशंस को की याद में। अब देखते हैं सिंगापुर संगीला डायलॉग। तो 19th संगीला डायलॉग आज होस्ट किया गया है सिंगापुर के अंदर 10 से 12 जून 2022 को ना। सिंगापुर आफ्टर 2 साल के बाद ये हुआ है। इट इज़ होस्टेड बाई, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज IISS के द्वारा होस्ट किया गया है। इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज को यदि हम देखें तो 5 जून 2022 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू जो थे उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। तो ये यूनाइटेड नेशंस एंड अलाइड कंट्रीज नेमली ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड UK
इन्होंने लॉन्च किया है न्यू इनिशिएटिव जिसको बुलाया पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। अंडर द न्यू इनिशिएटिव कंट्रीज विल इन्वॉल्व इन इफेक्टिव एफिशिएंट कोऑपरेशन विद स्मॉल आइलैंड नेशंस ऑफ द रीजन। अब देखते हैं लोकसभा पास है WMD अमेंडमेंट बिल। तो रिसेंटली 6 अप्रैल 2022 को लोकसभा ने पास किया है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन एंड अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2022 टू एक्सपेंड दी 2005 का लॉ। ये लोकसभा ने भी WMD अमेंडमेंट बिल पास किया है, आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं इंडिया इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द AAFA फॉर 2022 टू 24। तो मई 2022 के अंदर इंडिया हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द एसोसिएशन of Asian Election Authorities for 2022 to 24 at the meeting of the Executive Board and General Assembly held at the Manila, Philippines. The Commission on Elections, Manila was the current chair of the AAEA. New member in Executive Board now includes Russia, Uzbekistan, Sri Lanka, Maldives, Taiwan and Philippines. अब देखते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम IMRF। तो मई 17 से मई 20 तक द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम जो है वो हेल्ड किया गया है अंडर द UN जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क के अंदर। तो इट इज एक्चुअली में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ एंड ऑर्डरली रेगुलर माइग्रेशन। इट वाज डिसाइडेड दैट IMRF विल एक्ट एज एन प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू जो फोरम है 17 से 20 मई 2022 को फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम हेल्ड अंडर द UN जो UNGA है ना न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी परव्यू में इसको हेल्प किया गया। अब देखते हैं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स, यदि रिपोर्ट को देखा जाए या स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स यदि देखा जाए द एनुअल अपडेट फ्रॉम द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एनुअल अपडेट आता है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन करता है। इस ग्रुप का कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1922 में फाउंड किया गया था, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन है ना। तो इसको एज द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था ना। अब देखते हैं महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल, ये क्या है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल की बात करें तो 16 मार्च 2022 को ग्रीन ट्राइंगल मेडागास्कर ना, ग्रीन ट्राइंगल मेडागास्कर नेम्ड आफ्टर द महात्मा गांधी एंड इनॉग्रेटेड इन, इस जगह का नाम बताया गया है जो कैपिटल ऑफ मेडागास्कर है। आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या है, अनंतनारिवो है ना। तो ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है देख लेना एक बार, लेकिन याद रख लेना ये कैपिटल ऑफ मेडागास्कर है ना। तो यहाँ पे जो कमेमोरेशन जो हुआ है, इट वाज इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ द आज़ादी अमृत महोत्सव टू कमेमोरेट 75th ईयर ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने पब्लिश किया है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022, और ये फर्स्ट रिपोर्ट है टू कैप्चर द इम्प्लीकेशन ऑफ COVID-19 टू फॉर वैक्सीन मार्केट एंड हाईलाइटिंग द इशू ऑफ वैक्सीन इनइक्विलिटी। अब रायसीना डायलॉग की बात करते हैं। तो 7th रायसीना डायलॉग जो है वो होस्ट किया गया है ऑब्जर्व सर्च फाउंडेशन के द्वारा। ऑब्जर्व सर्च फाउंडेशन के द्वारा जो 7 नंबर का रायसीना डायलॉग है वो होस्ट किया गया है, और इसको रखा गया है 22 से 27 अप्रैल 2022 तक एट न्यू दिल्ली के अंदर। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। अब देखते हैं हम रैंकिंग्स जो होते हैं, इंडाइसेज एंड रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रैंकिंग्स इंडाइसेज एंड रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस इंडेक्स रिपोर्ट की बात की गई है वो है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्विलिटी इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक 123 है, इसमें ध्यान रखना है। नॉर्वे की टॉप रैंक है किसके अंदर, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्विलिटी इंडेक्स। ऑक्सफैम जो है इसको निकालता है, किसके साथ मिलकर निकालता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के साथ मिलकर, डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ मिलकर, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो कि 107वीं पोजीशन है इंडिया के उसके अंदर, और ये पब्लिश किया जाता है कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड जो आपका जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, और साथ ही साथ में आपका है वेल्थ हुंगर हिल लिफे, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना, ठीक है। तो ये दोनों मिलके निकाल रहे हैं इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करें तो ये UNDP है जो रिलीज करता है इसको। 132 जो है इसमें रैंक है काइंड ऑफ इंडिया की, है ना। स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन रिपोर्ट होती है जो कि पब्लिश बाई हैज विद क्रिप्टो रिसर्च के साथ इसको पब्लिश किया जाता है। 7th नंबर का इंडिया का इसमें नंबर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें 40वीं रैंक है, और कौन रिलीज करता है, विपो करके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 है जो कि नाइट फ्रैंक रिलीज करता है, और बेंगलुरु ने 14th रैंक प्राप्त की है इसके अंदर, फर्स्ट अमंग द इंडिया की जो सिटीज़ है उसके अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, 135वीं रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 146। हैंडली जो पासपोर्ट इंडेक्स है पहले भी हमने देखा है, तो ये बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट से होता है, और इसमें 85th नंबर की इंडिया की रैंक है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स होता है ये IMD
इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा निकाला जाता है। 37 इंडिया की रैंक है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट है ना, इसको कॉर्सेरा के द्वारा निकाला जाता है और इसमें 68 रैंक है इंडिया की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की 112, मतलब सिटीज़ की जो रैंक है, न्यू दिल्ली 112, मुंबई 117, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी निकालते हैं। 180वीं रैंक है इंडिया की। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रैंकिंग है उसमें बेंगलोर की 22 रैंक निकली है। एंड पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च जो फर्म है स्टार्टअप, वो इसको निकालते हैं, स्टार्टअप जीनोम। एंड फॉर्ब्स की जो हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट है उसके ये फॉर्ब्स निकालता ही है। इसमें जो लियोनल मेसी जो है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है ना, ये देख लेना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो 3rd नंबर पे है। 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यदि हम बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको रिलीज करता है। नॉर्वे इसमें टॉप कर रहा है और 150वीं हमारी रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, है ना। द इम्पैक्ट रैंकिंग की बात की जाए तो इसको टाइम्स हायर एजुकेशन निकालता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया गया है काइंड ऑफ। और सिडनी की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। और अमृता विश्वविद्यालय पीठम रैंक 41 रहा है इंडिया से। 2021 क्रिप्टो करेंसी गेन्स बाई कंट्री की बात की जाए तो इसको जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है चैनालाइसिस के द्वारा, है ना। और इंडिया की इसमें रैंक है 21 काइंड ऑफ। यूएस इसमें टॉप कर रहा है। तो फॉर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड 2022 है। फॉर्ब्स इसको निकालता है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री हमारी आ रही है 54 नंबर पे है ग्लोबली। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 105 नंबर पे है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स यदि देखा जाए तो इसको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो निकालता है। आईएएफ की इसमें रैंक जो है 6 नंबर पे है। हुरूम रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड, तो इसको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट निकालता है। फाल्गुनी नायर जो है वो 10th नंबर पे है इंडिया की ओर से और इंडिया में पहले नंबर पे है। राधा वेम्बू एंड किरण मजूमदार का भी इस लिस्ट में नाम है। चाइना के अंदर 78 वुमेन्स है चाइना की तरफ से, ना, और अमेरिका से 25 वुमेन। सिप्री की यदि बात की जाए तो काफ़ी फेमस है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो उनकी रिपोर्ट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का फुल नाम है। और इंडिया जो है वो मिलिट्री स्पेंड में 3rd नंबर पे आता है मिलिट्री के लिए स्पेंड करने में। यूएस और चाइना पहले और दूसरे नंबर पे। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 की यदि बात की जाए तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, तो वीडेम वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट जो है इस रिपोर्ट को निकालता है। 97th इसमें इंडिया की रैंक है। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे इसमें टॉप कर रहे हैं। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र यदि इसकी बात की जाए तो इसको भी सिप्री निकालता है। इंडिया की रैंक 1 है इम्पोर्ट कंट्रीज़ के अंदर, है ना। और हमारे जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं ओवरऑल इम्पोर्ट वर फ्रॉम 3 कंट्रीज़, तो 45% इम्पोर्ट हमारे जो हथियारों के आ रहे हैं वो रशिया से, फिर फ्रांस 2nd नंबर पे है और यूएसए 3rd नंबर पे है। लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है इंडिया 2018 से 22 में। इंडिया को फॉलो किया जा रहा है सऊदी अरबिया के द्वारा और कतर के द्वारा। लार्जेस्ट आर्म जो एक्सपोर्टर है वो है यूएसए विथ 40% शेयर है और रशिया 16% शेयर के साथ 2nd नंबर पे है और फ्रांस 11% शेयर के साथ 3rd नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की यदि बात की जाए बेसिकली तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जस्ट मिनट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जब हम बात करें तो इंडिया की 126 रैंक है इसमें। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसको निकालता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड जो है टॉप कर रहे हैं इसमें हैप्पीनेस में। अफगानिस्तान सबसे बॉटम पे है। 2023 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है IQAR इसको निकालता है। और भिवाड़ी जो है वह दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ध्यान रखना है। इसको फॉलो कर रहे हैं दिल्ली NCT एंड दरभंगा। और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉल्यूटेड यदि सिटीज़ की बात की जाए तो लाहौर है, होतन है और भिवाड़ी है 3rd नंबर पर। UNEP का जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट आती है उसकी बात करें तो इसको UNEP रिलीज करता है। एंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड यदि सिटीज़ की बात की जाए इंडिया में तो मुरादाबाद पहले नंबर पे आता है, कोलकाता 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, और इस तरह से पूरे ऑर्डर बताए गए हैं। मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड देखा जाए तो ढाका सबसे नंबर 1 पे है, फिर मुरादाबाद 2nd नंबर पे है, इस्लामाबाद 3rd नंबर पे है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया 11th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कम्पिटिटिव फॉर टुमारो, कम्पीट फॉर टुमारो। तो IIP इंडेक्स जो होता है इसको निकालता कौन है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो USCC का जो GIPC है वो निकालता है। इंडिया की 42 रैंक है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें टॉप कर रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की यदि बात की जाए तो बर्लिन जो कि जर्मनी में आता है, बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है वो ये रिपोर्ट निकालता है। और 85th नंबर की इसमें क्या रैंक है? इसकी रैंक है 85th इंडिया की। और डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड इसमें टॉपर है। और लास्ट में है साउथ सूडान जो बॉटम से टॉप कर रहा है ना। तो सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स की बात की जाए तो लियोट्स रजिस्टर फाउंडेशन, लियोट्स जो रजिस्टर फाउंडेशन एंड IEP मिलकर इसको निकालते हैं। 97th इंडिया की रैंक है। उज्बेकिस्तान इसमें टॉप कर रहा है, ध्यान रखना आपको। तो ये कुछ लिस्ट थी, कुछ रैंक थी और इंडेक्स थे
इंडाइसिस थे कुछ, है ना, जो हमने देखा, इंडिया की रैंक देखी और किसने टॉप किया है, ये कुछ देखा हमने। इसी के साथ ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। एंड अब हम आने वाले हैं इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो नया सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक अफेयर्स। तो न्यू सेक्शन वी आर स्टार्टिंग, जो कि है इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करता है जो सेक्शन, इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो है हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स, वी आर स्टार्टिंग इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसमें पहले जो हेडिंग है उसमें इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के बारे में बात की गई है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, तो उनका नाम है श्री पीयूष गोयल हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले। तो इन्होंने 31 मार्च 2023 को लॉन्च की है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के लिए। तो पॉलिसी जो है वो इफेक्ट में आएगी 1 अप्रैल 2023 से। और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कुल मिला के सीख कर रही है कि इंडिया का एक्सपोर्ट को हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे 2030 में। ये टारगेट रखा गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के आगे। तो ट्रेड पॉलिसी जो है 2023 की, वो इंक्रेज करती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द न्यू टाउन्स थ्रू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस स्कीम के थ्रू एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं ना FTP के रिगार्डिंग। तो FTP 2023 जो है फैसिलिटेट करेगा एक्सपोर्ट को, काफ़ी स्ट्रीमलाइन करेगा, पॉपुलर एडवांस ऑथराइजेशन एंड EPCG स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। और इनेबलिंग की जाएगी मर्चेंटिंग ट्रेड फ्रॉम इंडिया को, है ना। और FTP 2023 एम करता है दैट की प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट्स, है ना। साथ ही साथ में इसमें प्रीवियस जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी रही है 2015 से 2020 की, उसमें टारगेट किया गया था कि हमें $900 बिलियन का टारगेट हम अचीव करेंगे 2020 तक। दिस टारगेट वाज एक्सटेंडेड अलॉन्ग विद द पॉलिसी फॉर 3 ईयर्स। तो 2023 तक इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था इस टारगेट को। यदि 4 पिलर्स की हम बात करें तो की अप्रोच टू पॉलिसीज बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स। जो पॉलिसी के अंदर 4 पिलर होंगे वो होगा, एक तो इंसेंटिव दिया जाएगा, इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशंस, है ना, कोलैबोरेशन थ्रू एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंडियन मिशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। एंड इनिशिएटिव्स, इमर्जिंग एरियाज लाइक कॉमर्स, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स बनाना है और स्ट्रीमलाइन करना है इसको मैट पॉलिसी को। तो आगे देखते हैं कि हाईलाइट्स इस पॉलिसी के जो हमारी आई है FTP जो है उसकी। तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, तो इसको थोड़ा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई इस पर फोकस किया जाएगा, प्रोसेस की री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि न्यू टाउन्स होंगे कुछ लाइक फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी हैव बीन डेजिग्नेटेड एज TEE। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। TEE के तौर पे किसको डेजिग्नेट किया गया है, किन टाउन्स को। तो यहाँ पे ये जो 4 शहर हैं इनका नाम आपको याद रखना है। तो दोबारा देख लीजिए, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द TEE इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स। 39 टाउन्स ऑलरेडी है इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स, और इनको और TEE के अंदर डेजिग्नेट किया गया है। रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सपोर्टर्स, तो इसमें क्या किया जाएगा, एक्सपोर्टर जो फर्म्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद स्टेटस बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बिहार पे उनको स्टेटस दिया जाएगा। और प्रमोटिंग की जाएगी एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट से, फैसिलिटेट किया जाएगा कॉमर्स एक्सपोर्ट को, फैसिलिटेशन किया जाएगा अंडर EPCG। आप बताइए EPCG स्कीम क्या है, ओके। और आगे बताया गया है कि फैसिलिटेशन अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह चलाई जाएंगी। तो ये सब कुछ था आपका FTP के रिगार्डिंग, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी 2023 में आई है और जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुकी है। अब देखते हैं आगे नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बारे में अब थोड़ा बात करते हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो इसके अंदर बताया गया है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अक्रॉस द कंट्री। तो सेंटर है, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बाई अप स्केलिंग भारतीय BPKP स्कीम, बाई अप स्केलिंग भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति को एक तरह से अप स्केलिंग करते हुए नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को सेंटर ने लॉन्च किया है एंड प्रमोट किया जा रहा है इसके द्वारा नेचुरल फार्मिंग को अक्रॉस द कंट्री। तो ये स्कीम भी आपको ध्यान रखनी है, BPKP की फुल फॉर्म है भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति। इसके थ्रू क्या है, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को एक तरह से अप स्केलिंग इसकी की जा रही है। तो जो आपका NF है will cover 7.5 lakh hectare area by developing 15,000 clusters in next 4 years with a total budget outlay of 1584 करोड़। तो इतने करोड़ का बजट रखा जाएगा इसका और ये एरिया कवर किया जाएगा, काइंड ऑफ इतने क्लस्टर्स बनाए जाएंगे अंडर NF
फार्मर्स विल रिसीव ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर 3 years फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। और आगे बताया गया है सेंटर इंटेंस टू सेट अप 15,000 भारतीय प्रकृति खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू बायो रिसोर्सेज लाइक जीवामृत, है ना, या फिर और लाइक घाना जीवामृत एंड नीम शास्त्रा, है ना, नीमास्त्रा, है ना, एंड वेरिन काउ डंग, है ना, वेरिन काउ डंग एंड यूरिन नीम एंड बायोकल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, गोइंग टू बी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा काउ डंग का, यूरिन का, नीम का, है ना, एंड बायोकल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बायोकल्चर जो। तो इस तरह से आपका ये मिशन है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो अब तक हम 80 पेज कवर कर चुके हैं, 80 पेज हमारे अब तक हो चुके हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट 81 पेज से कल स्टार्ट करते हैं और थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे, वीडियोस को थोड़ा बड़ा बनाएंगे और जल्दी से जल्दी पूरी मैगजीन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।